प्यारे दोस्तों, नमस्कार। कक्षा 9वीं की वर्चुअल क्लास परियोजना में विज्ञान की कक्षाओं में हम आपका पुनः एक बार स्वागत करते हैं। दोस्तों, पूर्व पाठ में हमने पढ़ा था कि तत्वों के परमाणु जब आपस में क्रिया करते हैं तो वो एक बंधन बनाते हैं और उसी बंधन को हम रासायनिक बंधन कहते हैं। आपने देखा था कि जिस तरह हम अपने दोस्तों से एक बंधन बना लेते हैं, एक स्नेह का बंधन बनाते हैं, उसी तरह परमाणु भी इस काम में पीछे नहीं है। वो भी अपने दोस्त ढूंढते रहते हैं और उनके साथ एक बंधन बनाते हैं और ये बंधन रासायनिक बंधन के रूप में हमने आपको स्पष्ट किया था। साथ ही साथ हमने आपको बताया था कि रासायनिक बंधन 3 प्रकार का होता है। पहला होता है विद्युत संयोजी बंधन, दूसरा होता है सहसंयोजी बंधन और तीसरा होता है उपसहसंयोजी बंधन। अब हमने देखा कि जब तत्व आपस में एक दूसरे के साथ बंधन बनाते हैं तो पहला बंधन जिसे हमने समझा था वह था विद्युत संयोजकता या विद्युत संयोजी बंधन, जिसमें परमाणु अपने बाहरी कक्ष को पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं। और इसे हमने सोडियम क्लोराइड के उदाहरण के द्वारा समझा था, जिसमें सोडियम का एक परमाणु क्लोरीन के परमाणु को अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है और सोडियम क्लोराइड की रचना होती है। सोडियम के ऊपर धनावेश आता है और क्लोरीन के ऊपर ऋणावेश आता है। दोनों के मध्य विद्युत संयोजी बल रेखाएं बन जाती है और इस प्रकार वे दोनों दोस्त बन जाते हैं। दोस्तों, जब कभी इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं हो पाता है, कई परमाणु ऐसे हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाते हैं, तब ये परमाणु बंधन कैसे बनाते होंगे? निश्चित ही कोई और प्रक्रिया होगी इस प्रकार बंधन बनाने की। आज उसी प्रक्रिया को हम आगे समझने जा रहे हैं। आज हमारे साथ विषय विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित है श्रीमती संगीता अग्रवाल, जो कि रसायन की व्याख्याता हैं। तो संगीता जी, आपको बताने जा रही हैं कि जब परमाणु इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं होता है तो कैसे बंधन बनता है। संगीता जी। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, सहसंयोजक बंध, जी हाँ, वही एक प्रक्रिया है जिसमें 2 परमाणु आपस में संयोग करते हैं और एक बंध बनाते हैं और उस बंध को हम सहसंयोजक बंध कहते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, शेयरिंग होती है। अर्थात दोनों ही परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन अथवा 2-2 इलेक्ट्रॉन अथवा 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर सकते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी भी हो सकती है। सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करें कि सहसंयोजक बंध किसे कहते हैं। सहसंयोजक बंध वह होता है जिसमें परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉनों में आपस में साझेदारी या शेयरिंग होता है। आइए आप परिभाषा भी नोट कर लीजिए कि सहसंयोजक बंध किसे कहते हैं। आप देखिए स्क्रीन पर परिभाषा। परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी से जो बंध बनते हैं उन्हें सहसंयोजक बंध कहते हैं। इनमें दोनों परमाणु बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉन देते हैं और इस प्रकार दिए गए इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं की संपत्ति होते हैं। इस प्रकार बना यौगिक सहसंयोजी यौगिक कहलाता है। एक बहुत ही साधारण से दैनिक जीवन में आने वाले उपयोग उदाहरण से हम समझ सकते हैं। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, उन्हें कोई वस्तु चाहिए। दोनों के पास 1-1 रुपया है और वो वस्तु 2 रुपये में आ रही है। तब क्या करेंगे? दोनों अपना 1-1 रुपया मिलाएंगे और वो 2 रुपये में वस्तु खरीद लेंगे और उस वस्तु पर उन दोनों ही दोस्तों का बराबर बराबर अधिकार होगा, क्योंकि 1-1 रुपये की साझेदारी से वो 2 रुपये की वस्तु उन्होंने प्राप्त की है। ठीक इसी प्रकार परमाणुओं में भी ये बात होती है कि परमाणु के जो बाह्यतम कक्ष हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें से बराबर बराबर साझेदारी होती है और सहसंयोजक बंध बनता है। आइए इसे हम हाइड्रोजन के उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास करें। आप चित्र देखिए। ये हाइड्रोजन का अणु आप देख रहे हैं। 2 हाइड्रोजन के परमाणु H+H। यहाँ हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्ष में आपको मालूम है जैसा कि 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इस दूसरे परमाणु के बाह्यतम कक्ष में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ हमने
दोनों इलेक्ट्रॉनों को, एक को गोले से और एक को क्रॉस से दर्शाया है। जैसा आप जानते हैं, सभी तत्व अपना स्थायी विन्यास प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। यहाँ हाइड्रोजन के पास चूंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसकी परमाणु संख्या एक ही है, तो ये हीलियम का अर्थात स्थायी विन्यास प्राप्त करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ दोनों हाइड्रोजन के एक एक परमाणु दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं और उसके फलस्वरूप इन दोनों के बीच एक बंध बनता है जिसे हम सहसंयोजक बंध कहते हैं। यहाँ जो दो हाइड्रोजन आपको जिस बंध के द्वारा बंधे हुए दर्शाए जा रहे हैं, इसे सहसंयोजक बंध कहा जाता है। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार परमाणु कैसे बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से सहसंयोजक बंध बनाता है। इसे आप एक मॉडल की सहायता से भी और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। दोस्तों, संगीता जी ने अभी आपको बताया कि किस प्रकार हाइड्रोजन के दो परमाणु इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं और एक अणु बना लेते हैं। आइए इसी चीज़ को हम एक मॉडल के द्वारा समझते हैं जो संगीता जी आपके लिए बनाकर लाई हैं। इस मॉडल में, इस छोटे से मॉडल में बताया गया है कि हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं। एक परमाणु ये है और दूसरा परमाणु ये है। हाइड्रोजन के दो परमाणु जो हैं, एक का इलेक्ट्रॉन ये है और दूसरे का इलेक्ट्रॉन ये है। अब हाइड्रोजन का केवल बाहरी कक्ष है। प्रत्येक परमाणु को दो इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है अपना कक्षक पूरा करने के लिए, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं कर सकता। तब इस परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन और इस परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बीच में रख दिए जाते हैं और अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों हाइड्रोजन के परमाणुओं की साझेदारी के हो जाते हैं। तब ये एक ऐसी संपत्ति है जिस पर इन दोनों हाइड्रोजन के परमाणुओं का अधिकार हो जाता है और इस प्रकार हाइड्रोजन से हम देखते हैं कि अणु बन जाता है। आइए अब हम देखते हैं, संगीता जी आपको एक दूसरे उदाहरण के द्वारा बताने जा रही हैं कि किस तरह से परमाणु से अणु बनते हैं। संगीता जी, आइए हम देखें क्लोरीन का एक उदाहरण। क्लोरीन अणु किस प्रकार बनता है। क्लोरीन के एक परमाणु में, जैसा कि आप जानते हैं, उसके बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 2, 8, 7 अर्थात 17 है। क्लोरीन के बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इन 7 इलेक्ट्रॉनों को हम इस तरह दर्शा सकते हैं। यहाँ 7 ये गोले आपको दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार एक और क्लोरीन हम लें, इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं। स्पष्ट रूप से आप देख रहे हैं 7 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के परमाणु में है और 7 ही इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के परमाणु में है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इसे अपना स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तब ये परमाणु क्या करेंगे। तब ये दोनों परमाणु के जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन हैं, इसका एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में साझेदारी करेगा। और अब देखिए, इस क्लोरीन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है और इस क्लोरीन के पास में भी 8 इलेक्ट्रॉन है। अर्थात यहाँ पर दोनों ही क्लोरीन का विन्यास, स्थायी विन्यास इन्होंने प्राप्त कर लिया है और इन दोनों के बीच जो बंध बना है उसे हम सहसंयोजक बंध कहते हैं और यहाँ पर भी एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से ये बंध बना है। आइए कुछ और उदाहरण द्वारा भी हम देखेंगे कि क्या इनमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है या एक इलेक्ट्रॉन से अधिक भी साझेदारी हो सकती है। आइए दोस्तों, अभी आपको संगीता जी ने बताया कि परमाणुओं के मध्य एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होकर हाइड्रोजन का एक अणु बनता है और उसी प्रकार क्लोरीन का भी अणु बनता है।
संगीता जी आपको आगे बताने जा रही हैं कि हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो यह आवश्यक नहीं होता है। कभी कभी एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की भी साझेदारी होती है और सहसंयोजक बंध बनने लगते हैं। संगीता जी आप ये बता रही। जी हाँ, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और भी बहुत से ऐसे अणु हैं जिनमें एक इलेक्ट्रॉन से अधिक साझेदारी होती है। सीधी सी बात है कि जिसके पास जितने इलेक्ट्रॉन कम होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी। उदाहरण के तौर पे हमने हाइड्रोजन और क्लोरीन में देखा कि उन्हें स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए केवल एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इसलिए उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई। अब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन अगर आदि हम देखें तो ऑक्सीजन का हम उदाहरण लेते हैं। ऑक्सीजन में स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। देखिए, ऑक्सीजन, सबसे पहले ऑक्सीजन का हम परमाणु क्रमांक देखें अगर, तो उसके बाह्यतम कक्ष में, ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ 2 ऑक्सीजन के परमाणु आपस में एक बंध बनाते हैं। ये देखिए, 2, 2, 4 और 2, 6। इसी प्रकार इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2, 4 और 2, 6। लेकिन जब इसके 2 इलेक्ट्रॉन और इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन ये जब आपस में मिलते हैं तो स्पष्ट रूप से आपको यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, 2 इधर के और 2 इस ऑक्सीजन के। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन युग्म ये बन गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन युग्म इसके नीचे वाला बन गया। अर्थात यहाँ एकल बंध की जगह द्विबंध बन रहे हैं, यानी डबल बॉन्ड। हाइड्रोजन और क्लोरीन में सिंगल बॉन्ड बना था और ऑक्सीजन में हमें स्पष्ट रूप से इन 2 ऑक्सीजन के बीच में 2 बंध दिखाई दे रहे हैं। अब इस ऑक्सीजन के पास में भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार इस ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार ऑक्सीजन का अणु 2-2 इलेक्ट्रॉन युग्मों की 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से 2 बंध बनाता है, जिसे हम डबल बॉन्ड कहते हैं। संगीता जी ने अभी आपको बताया कि ऑक्सीजन के परमाणु आपस में जब मिलते हैं तो वे 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं, यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि केवल एक ही इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो, परमाणुओं के मध्य 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी भी हो सकती है। संगीता जी आपको इसे मॉडल से भी समझाना चाहती हैं कि किस प्रकार साझेदारी होती है। तो अब आप मॉडल के द्वारा देखिए कि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी किस प्रकार होती है। आप इस मॉडल में देख रहे हैं 2 ऑक्सीजन के परमाणुओं को दर्शाया गया है और ये 2 ऑक्सीजन के परमाणु, इनके ये इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं। 6 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास हैं और 6 इलेक्ट्रॉन्स ही उस ऑक्सीजन के पास है। लेकिन ये जब दोनों परमाणु पास पास आ जाते हैं तो इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन और इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन ये दोनों मिलकर, अब आप देख रहे हैं आपको बीच में यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के और 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन के। जैसा कि अभी आपने समझा था कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन आपस में साझेदारी करते हैं और एक डबल बॉन्ड बना लेते हैं। इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के बीच में एक डबल बॉन्ड बन जाता है। संगीता जी मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि जब एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो गई, आपने कहा था कि कभी कभी 3 इलेक्ट्रॉन की भी साझेदारी होती है। ठीक कहा विनया जी आपने। तो क्या ये 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी आप हमें उदाहरण के द्वारा समझाएंगी? नाइट्रोजन के उदाहरण से हम बहुत अच्छे से इसे समझ सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि नाइट्रोजन के कक्ष में, सबसे बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जबकि नाइट्रोजन को स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। आइए देखें, आप इसे चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए कि नाइट्रोजन का एक परमाणु और यहाँ नाइट्रोजन का दूसरा परमाणु, ये गोले आपको दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों में ही नाइट्रोजन के एक एक परमाणु हैं। इस नाइट्रोजन पर 1, 2, 3, 4 और 5 इलेक्ट्रॉन हैं। इसी प्रकार इस नाइट्रोजन में भी 5 इलेक्ट्रॉन हैं। कुल मिलाकर इस नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन की कमी और इस नाइट्रोजन के पास में भी 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। यहाँ आप देखिए, फिर इस नाइट्रोजन में
3 और इस नाइट्रोजन से 3 बराबर बराबर 3 इलेक्ट्रॉनों की यदि साझेदारी हो तो 5 और 3 8, अर्थात दोनों ही नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 6 इलेक्ट्रॉन आपको बीच में दिखाई दे रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन इधर दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार दूसरे नाइट्रोजन परमाणु में भी आपको ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर दिखाई दे रहे हैं और 6 इलेक्ट्रॉन बीच में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ जो 6 गोले हैं छोटे, तो एक बंद पहले 2 इलेक्ट्रॉन के बीच, दूसरा बंद दूसरे 2 इलेक्ट्रॉन के बीच और तीसरा बंद तीसरे इलेक्ट्रॉन के बीच। इस प्रकार पहला बंद 2 इलेक्ट्रॉन के बीच, दूसरा बंद भी 2 इलेक्ट्रॉन के बीच और तीसरा बंद भी 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच। इस प्रकार 3 बंध बनते हैं और नाइट्रोजन तथा नाइट्रोजन के बीच ये त्रिबंध या ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है। संगीता जी ने अभी आपको बताया कि परमाणु जब साझेदारी करते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन की भी करते हैं, 2 की भी करते हैं और 3 की भी करते हैं। जब ये साझेदारी 1 इलेक्ट्रॉन की होती है तो हम इसे एकल बंध कहते हैं, जिसे एक ठोस लाइन के द्वारा दर्शाया जाता है। इसी प्रकार ऑक्सीजन के परमाणु में जब 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, यानी प्रत्येक ऑक्सीजन का परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो ये जो बंध बनता है इसे 2 लाइनों के द्वारा दर्शाया जाता है और इसे डबल बॉन्ड कहते हैं। इसी प्रकार ये बंध नाइट्रोजन के बीच में जब बनता है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा बनता है और इसे हम ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। अब हम आपको यही नाइट्रोजन का बंध एक मॉडल के द्वारा भी बताने जा रहे हैं, जिसमें आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि ट्रिपल बंध जब बनता है तो 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। ये देखिए आप, और भी स्पष्ट रूप से आपको नाइट्रोजन का समझ में आएगा कि किस तरह सहसंयोजक बंध बन रहा है। इसमें आपको 2 नाइट्रोजन के परमाणु दिखाई दे रहे हैं और 2 नाइट्रोजन परमाणु के पास ये इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है 1 2 3 4 5। इस नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन, इसी प्रकार इस नाइट्रोजन के पास में भी 5 इलेक्ट्रॉन। दोनों ही नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन इधर हैं और 3 इलेक्ट्रॉन आपस में साझेदारी करके त्रिबंध या ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं। इस प्रकार नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। बच्चों, आपको बहुत ही आवश्यक है कि सहसंयोजक बंध किस प्रकार बनते हैं। परीक्षा पास आने वाली है और ये आप जितनी बार अपनी कॉपी में बनाकर देखेंगे, सबसे पहले इसको याद रखने के लिए आपको ये ज़रूरी है याद रखना कि इसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सभी तत्वों के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि ये आपको याद रहेगा तो आप आसानी से बंध बना सकते हैं। संगीता जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अभी आप